हम लोग पहले बहुत सारे कविता पढ़ चुके हैं। किसी कविता में पढ़े थे हम लोग, किसके बारे में पढ़े थे? ध्वनि कविता पढ़े थे। जिसमें क्या था, आदमी कवि जो अपना तुलना प्रकृति से कर रहा था। फिर कविता पढ़े थे हम दीवानों की हस्ती। उसमें क्या था, हर फन वाला मस्त मौला व्यक्ति के बारे में बताया गया था, जो जिनको कि समाज से, संसार से कोई लगाव नहीं होता है, लेकिन वो समाज में जो भी चीजें अपना देना चाहते हैं। ये सारी चीजें पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया कहानी पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, एक राइटर थे। वो क्या थे कि वो एक कहानियां जो लिखते थे, सामाजिक विषयों पर कहानी लिखने का काम करते थे। अब सामाजिक विषय कैसे होते हैं, तो सामाजिक विषय उससे हम कहते हैं कि वो सारे विषय जिनसे कि हम समाज की चीजों को प्रकट करें, लोगों के सामने लाए, है ना। तो इसमें इस जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर, उससे पहले आप कुछ बताइए कि जब हम कभी परेशान होते हैं, हमें कोई परेशानी आती है या कोई दुख आता है, तो क्या हमें निराश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? निराश इसलिए होना चाहिए कि जो हमारे पास परेशानी आई है, कठिनाई आई है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ा कठिनाई मेरे पास है। हमसे बड़ा कठिनाई भी बहुत सारे लोगों के पास है। तो उन लोगों को देख करके हमें संतोष करना चाहिए कि हम पे भी, क्या बोलते हैं उसको, हमसे भी बड़े बड़े कष्ट में लोग हैं, इसलिए हमको हिम्मत रखना चाहिए। फिर क्या है, अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के कैसा लगता है? उसमें जो घटनाएं रहती है, आज चोरी हो गया, डकैती हो गया, तो ये सारी चीज देख के वो क्या लगता है बताइए तो? दुख होता है। क्यों? क्योंकि लगता हमें ये है कि हमारे जो समाज में इतने सारे झूठ, लोग, ये सारी चीज फैले हुए, तभी तो ये सब चीज हो रहा है। इसका कारण क्या होता है? लोग बोलता है, तभी तो किसी के दूसरे का चीज हम लोग चुरा लेते हैं, जो भी चोर है। फिर वही दूसरा चीज ये भी देखते होंगे पेपर में कि कुछ लोग किसी की मदद कर रहे हैं, ऐसे भी न्यूज़ सुनते होंगे। कोविड आया अभी हाल में, तो कोविड में क्या देखे हम लोग कि जिनके पास पैसे थे उन्होंने क्या किया, दान दिया। जिनके पास साधन है उनको, कि वो हमारे तरफ से लोगों की मदद करें। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद मदद किया, खाना दिया, रहने के लिए जगह दी लोगों को, जो लोग घर से बाहर हो गए, उन सब लोगों की मदद की। तो ये क्या हुआ, इसको जान करके हमको क्या लगता है कि समाज में अच्छाई भी साथ साथ है। तो ये सब चीजों को मिला करके समाज की जो चीजें, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सभी को देखते हुए हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो समाज है बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि समाज में चारों तरफ हमको ज्यादातर कोई भी आदमी कुछ देखता है तो नेगेटिव चीज पहले दिखता है, जो बुराई होता है वो ज्यादा दिखता है, अच्छाई लोगों को कम दिखता है। अगर आपके आसपास में कोई अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में आपको नहीं पता हो, लेकिन जो बुरा काम करता है उसके बारे में हम लोगों को पता होता है। तो इसलिए लोगों को लगता है, लोग निराश हो जाते हैं कि समाज में जो दुनिया है उसमें अच्छे लोग नहीं है, तो निराश होते हैं। तो वही उसी से रिलेटेड एक कहानी है जिसका शीर्षक रखा उन्होंने, क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है एक लेखक है, इसका अब इनकी कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, कहानी शुरू करते हैं। अब लेखक कह रहे हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से के समाचार भरे होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है, लगता है कि देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेश की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अब लेखक जो भी कवि लेखक होते हैं वो क्या होते हैं, समाज की जो बहुत गौर से देखते हैं। तो लेखक बता रहे कि जब भी लगता, कभी कभी क्या होता है कि मेरा मन बैठ जाता है। मन क्यों बैठ जाता है कि जब भी मैं सुबह सुबह उठ के
पेपर पढ़ता हूँ, पेपर खोल कर देखता हूँ। आदमी पेपर तब देखते हैं, ज़्यादातर लोग सुबह में देखते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करके या फिर जो भी उनकी क्रियाकर्म करके उसके बाद आके पेपर देखते हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि जब भी सुबह सुबह हम पेपर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में पूरा का पूरा समाचार पत्र जो है सिर्फ चोरी, डकैती, तस्करी, तस्करी मतलब होता है किसी चीज का व्यापार की। तस्करी लिख लीजिए, एक शब्द आया तस्करी। तस्करी मतलब क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से व्यापार करना। तरीके से व्यापार करना। तो अब लेखक जो है वो क्या बता रहे हैं कि जब हम पेपर देखते हैं उसमें क्या क्या घटना होता है? डकैती, ठगी, ठगी मतलब किसी को ठग लेना, मूर्ख बना देना, चोरी और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है कि गलत तरीके से, यहाँ क्या है गैर कानून, मतलब कानून कहता है जैसे तस्करी किस चीज का होता है? जैसे जो चीज मना है, जैसे अगर मना है कि हाथी के दांत आप नहीं बेच सकते, यानी कि हाथी को मारना मना है, क्योंकि हाथी संरक्षित जीव, हाथी की संख्या बहुत कम है तो उसको मारना मना है। तो अब उसको मना है तो जो तस्कर होते हैं क्या करते हैं? उसको मार करके उसके दांत बेचते हैं, क्योंकि वो सरकार की तरफ से मना है, तो उसको कहे हम तस्करी। जिस चीज का मना नहीं है उसको कहते हैं हम व्यापार, लेकिन जिस चीज की मनाही है और उसका अगर हम व्यापार करें उसको कहते हैं तस्करी, गैर कानूनी। फिर क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब क्या हुआ? भ्रष्टाचार का मतलब हुआ कि वैसे गतिविधि, वैसी क्रियाकलाप जो कि सरकार मना करती है, जैसे कि घूस लेना, किसी का कोई भी कागज पत्र जो है गलत तरीके से बनाना। जैसे हमको मेरा जमीन ये है, ठीक है, और इसका हमको कागज बनवाना, ठीक है। हम गए जो उसके अफसर है उनके पास, अब वो अफसर क्या बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपया लेगा तभी इसका कागज बनेगा, जबकि इसका कागज बनाने का कोई चार्ज नहीं है। वो गलत तरीके से पैसे की मांग की है। या फिर कहे कि आप हमको ऐसे डायरेक्ट नहीं मांगते, वो कहेंगे ना कि मेरे घर में पंखा खराब हो गया थोड़ा सा, अब हमको काम है तो हमको सब हम इशारा करते हैं वो, तब हम क्या करेंगे? अब 5 करोड़ की संपत्ति है, 500 रुपया का हमको पंखा लग रहा है, अगर उनको दे देंगे मेरा काम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? दे देते हैं। तो वो क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि उसकी इजाजत सरकार नहीं देती। सरकार नहीं कहता कि आपको सैलरी के अलावा आपको कोई पैसा लेना है, या फिर जो चार्ज है, आप किसी दुकान में हम गए, उस पे उस सामान का मूल्य 25 रुपया है और उस सामान की कमी है, 10 को सामान पूरे बाजार में 10 को पीस है और लेने वाले 500 है, तो क्या करना दुकानदार? 25 रुपया का चीज 2500 रुपया में बेचता है। तो क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ कि जो भी वैल्यू है सामान का उससे ज्यादा मूल्य ले लिया, तो क्या क्या इलीगल हुआ ना वो चीज। तो ये सारी चीज जिसको बोलते हैं काला बाजारी बोलते हैं, उसको छिपा के रखे रहता है, जब दाम उसको बढ़ता है तो उसको निकालता है। तो ये सारी चीज के न्यूज हमेशा देखने को मिलते हैं। और क्या होता है कि जो राजनेता होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जैसे हम आरोप लगाए तो वो हम पे आरोप, हम क्या है कोई चोर है तो कहेगा नहीं नहीं तुम भी चोर है। इस तरह से घटनाएं करते। पेपर में सब चाहिए मिलता है। तो लेखक को ये देख के लगता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया में जो देश है हमारा उसमें कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं। चाहे हम जिसको बहुत ईमानदार समझते, जब 1 साल 4 साल बाद पता चला कि वो तो चोरी करता था, मतलब वो उस तरह चोरी करता था घर में जा के नहीं, वो हमारे पैसे को, जैसे हमारे लिए पैसे आए 5 रुपये, वो 2 रुपये खर्च किया, 3 रुपये वो अपने आप बचा लिया, तो क्या वो चोरी हुआ एक तरह से। तो ये सारी चीज कहता है। तो लेखक को लगा कि देश जो है वहां कोई ईमानदार व्यक्ति बचा हुआ ही नहीं है, अभी ऐसा लेखक को लग रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा नेता आ जाए, हम लोग समझेंगे कि नेता भ्रष्टाचार करते हैं, उससे हमको मतलब नहीं वो अच्छा है खराब है, पहला बार हम वही समझते हैं। कोई अफसर है, क्या होता है हम जानते हैं कि अफसर घूस लेता है, अब वो अफसर अब कोई एसडीओ था यहाँ पहले एग्जाम्पल है, वो घूस ले रहा था, अब नया एसडीओ आया, वो घूस ले रहा नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या लगेगा कि एसडीओ तो है तो पहले लेता तो नहीं लेगा, है कि नहीं। तो ये हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। तो ये बता रहे हैं लेखक कि सारे जो व्यक्ति उसको हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब कि जो लोग जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है,
मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, तो इन लोगों में ज़्यादा दोष दिखता है। हम अपने में दोष नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं? जो हमसे ऊंचे हैं। अगर हम स्टूडेंट है तो हम टीचर में देखेंगे, टीचर है तो प्रिंसिपल में देखेगा, प्रिंसिपल है तो क्या देखेगा? मैनेजमेंट में देखेगा, मैनेजमेंट है तो क्या देखेगा? शिक्षा विभाग में देखेगा, शिक्षा विभाग में। अब शिक्षा विभाग क्या कहता है? एग्जाम्पल है ये सारा, कोई जरूरी नहीं की चीज होती। कहा कि आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं ना, ठीक है 500 बच्चा है, आप फी लेते हैं एक बच्चा से 5,000, जबकि सरकार कहता है एक बच्चा से 3,000 लेना। एग्जाम्पल है, ठीक है, कि 3,000 आपको लेना है और आप 5,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 लेते हैं तो उसका 5% हमको पहुंचा दीजिएगा, तो क्या हुआ? वो भ्रष्टाचार हुआ। तो यही सारी चीज, अब जितने ज्यादा ऊंचे पोस्ट पे होंगे वो उतना ज्यादा करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पावर है, उसके कारण वो कर लेते हैं और छिप भी जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखते हो कि बहुत सारे नेता जैसे लालू यादव जेल बने, किस लिए बने? उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके तो उनके पास बहुत सारा पावर था, तो कमाए। अब बाद में वो मुख्यमंत्री से हट के दूसरा मुख्यमंत्री आया तो उनको उनका चोरी पकड़ लिया है। ये सारी चीज क्या वही बता रहे कि जो जितने अधिक ऊंचे पद पे होते हैं वो उतने बड़े उनमें अधिक दोष दिखाई देते हैं। अब आगे देखिए, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अब बता रहे हैं लेखक कि उनसे कोई बड़े आदमी मिले थे, अब वो समाज के बड़े व्यक्ति थे या पढ़े लिखे ज्यादा थे वो नहीं बताया, सिर्फ बताया कि उनसे बड़े, जो लेखक उनसे बड़े व्यक्ति थे वो बताए कि आज समाज में सिर्फ वही व्यक्ति खुशी है, सुखी है, दुख नहीं है उसको, जो कोई काम नहीं करता। जो काम करता है वो दुखी ही है। अब जैसे वो ऑफिस में काम कर रहा है, उसका मालिक उसको तंग कर रहा है, दुखी है। वो सरकारी कर्मचारी है, उसका जो अफसर है वो उसको तंग कर रहा है। अच्छा अफसर है, उसके जो सीनियर है वो उसको तंग कर रहे हैं। तो सभी को एक दूसरे से दुख है। स्टूडेंट है तो उसको लगता है कि मेरे टीचर जो हमको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसकी नीड नहीं है वो भी परेशान, उस चीज भी करवा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो काम नहीं करता वही ज्यादा दुखी है, जो काम करता है सुखी है, जो काम करता है वो सभी लोग दुखी है, ऐसा लेखक को कोई बताया। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगे। जैसे हाल का एग्जाम्पल है, एक बाबा का ढाबा का नाम सुने होंगे आप लोग। बाबा का ढाबा न्यूज में बहुत आया था। क्या हुआ था कि बाबा एक बुजुर्ग दंपति थे जो कि नाश्ता बेचते थे, मतलब खाना, फास्ट फूड खाना बेचते थे, और उनका खाना नहीं बिकता था। लोग अच्छे खाना होते हुए क्योंकि वो ठेले पे बेचते थे, और लोग क्या पसंद करते हैं? मॉल में, रेस्टोरेंट में जाके खाना। तो उनके यहाँ जाते नहीं थे, खाते नहीं थे, तो उनका नुकसान हो रहा था। बेचारे बुजुर्ग थे, कोई नहीं था, तो जो बर्बाद होता था पैसा उनका, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था। तो एक यूट्यूबर था, उसने क्या किया, उनकी वीडियो बनाई और लोगों से मदद की अपील की। लोग गए, उनको मदद भी किए, डोनेशन भी दिए बहुत सारे लोग कि बाबा का सहयोग हो। अब जब बाबा के पास पैसा आ गया तो क्या हुआ, उनको किसी ने कह दिया कि जिसने आपकी मदद की है, यानी कि जो यूट्यूबर है, उसने आपको पैसे न देकर, जो पैसा आपके लिए आया वो आपको न देकर वो अपने अकाउंट में मंगा लिया। अब क्या वही आदमी काम किया तभी तो इस पे दोष लगा, कोई काम नहीं करता तो इस पे दोष लगता। अब ये दोषी है या नहीं हो तो बात है, जांच होगा तब पता चलेगा। चोरी वो किया कि मतलब जो पैसा उनका आया था वो खुद रखा या उनको दे दिया, ये बाद में पता चला। लेकिन अभी तो क्या हुआ, लोग उस पर दोष लगा दिए कि मदद नहीं कर रहा था, पैसा कमाना चाहता था इनके माध्यम से, हुआ ना। तो ये बता रहे जो काम करेगा, कुछ भी करेगा, उसको ही दोष लोग लगाएंगे। अब जैसे कोविड के टाइम था तो क्या करते, बहुत से आदमी लोग खिलाते थे लोगों को, मोहल्ले में चंदा करके, कुछ लोगों से चंदा करके, कुछ अपना पैसा लगा करके लोगों को मदद करते थे। तो क्या कहता था कि वो पैसा काहे लिए मदद कर रहा है कि 10 रुपया लोग से चंदा करेगा, 2 रुपया खिलावेगा, 8 रुपया तो उसका होगा। लोग ऐसा सोचते हैं और कहते भी हैं। तो वही कह रहा है कि जो भी लोग कुछ करेगा उसमें क्या करेगा, समाज के लोग क्या करते हैं, दोष खोजने लगता है। समझा रहा? यस सर। बहुत सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय। अब कह रहे हैं कि वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसमें कि कोई अवगुण नहीं है। कम ज्यादा सब में अवगुण कुछ ना कुछ होता है। आप बता रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, जो उसके गुण है उसको न देख करके उसके अवगुण को देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि आप साल भर स्कूल में बहुत अच्छे से जाते हैं,
हमेशा आप अच्छे जा रहे हैं, हम अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, टीचर से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन कोई कारण हो आप टीचर से गुस्सा हो गए, टीचर को कुछ बोल दिए, बोलना नहीं चाहिए, सही बात है, बोलना नहीं चाहिए, या फिर आप होमवर्क करके नहीं ले गए, 1-2 दिन किसी कारणवश होमवर्क नहीं ले गए, किसी कारणवश आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं आया, तो क्या कहते हैं सब कि स्टूडेंट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? टीचर से मुंह लगाता है, बोलते हैं ना होमवर्क नहीं करता, जबकि साल भर अच्छे से कर रहा था, उसको कोई नहीं देखे, क्या देख रहे हैं 2 दिन नहीं किया, टीचर से 1 दिन गलती से करना, गलत बात तो है, लेकिन किसी कारणवश हो गया टीचर से बहस, तो क्या देख रहे हैं टीचर या जो भी है वहाँ पे वो क्या करते हैं उस व्यक्ति की 1 दिन की गलती को याद रखते हैं, बाकी जो 364 दिन वो जो अच्छा काम है उसको याद नहीं रखते, उसी को ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये बताया कि उसके जो गुण है उसको लोग याद नहीं देखते हैं, जो अवगुण है उसको ज्यादा याद रखते हैं। और अगर ऐसा स्थिति है, सॉरी, अगर ऐसा बात है तब तो सही में चिंता का विषय है, हम लोगों को चिंता करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? ये सारी कहानी किस देश के बारे में? भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में। तो बता रहे हैं कि जो भारत है, क्या ऐसे ही भारत की सपना गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक ने देखा था कि यहाँ लोग आपस में लड़ते रहेंगे, दूसरे पे दोष लगाएंगे, दूसरे के अवगुण को देखेंगे, इसी तरह के देश की तुलना सोच किया था कि भारत को आजाद करेंगे तो ये सारी चीज होगा? ये सारी चीज तो नहीं सोचे थे, सोच रहे भारत बहुत अच्छा बनेगा जैसा पहले था, ये सोच के उन्होंने भारत को आजाद कराया। ऐसे देश की कल्पना की जहाँ की सब लोग एक समान हों, सब लोग अच्छे से रहें। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभी भारतवर्ष की अतीत के गहर में डूब गया है। अब बता रहे हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का दूसरा नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर भी है ना? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ये बहुत बड़े थिंकर्स थे, समाजशास्त्री से शिक्षा शास्त्री क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करते, समाज के क्षेत्र में काम करते, इसलिए शिक्षा इन दोनों का स्कूल भी चलता है। जैसे मदन मोहन मालवीय का BHU जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ही स्थापित किया था, मदन मोहन मालवीय ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनकी जो है किताबें पढ़ने को मिलती है। गीतांजलि एक किताब है जिसमें बहुत सारे गीत जो सॉन्ग्स हैं उसका संग्रह है, उसके लिए उनको नोबेल तक मिल चुका है, जो कि पहला भारतीय थे, अंग्रेज के टाइम उनको नोबेल मिला था, जिसमें कि किसी को, और वो भी किस भाषा में? इंग्लिश में। ये भारतीय थे और इनको नोबेल मिला इंग्लिश भाषा के लिए, तो इनके लिए बहुत गर्व की बात है। और उसी समझ सकते कितने ज्ञानी होंगे, नोबेल पुरस्कार सबको नहीं मिलता है, बहुत अच्छा काम करता था उसको नोबेल मिलता है, तो इनको मिला था। तो ये बता रहे हैं कि जो इनकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो विचार के ये लोग थे, क्या आज उसको भुला करके भारत कहाँ डूब गया है, मतलब किस गटर में, किस गहराई में चला गया है कि आज किसी में वो मानवता नहीं है, वो सभ्यता नहीं है। आज लोग बड़ों का आदर नहीं करते हैं, बुजुर्ग हैं उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, पहले ये सारी चीजें नहीं रहती थी, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं आजकल समाज में हो रही है। तो ऐसा तो वो लोग नहीं सोचे थे, वो लोग क्या सोचे, भारत बहुत अच्छा होगा, यहाँ महिलाओं का सम्मान होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, एक दूसरे का क्या करेंगे, आदर करेंगे, सभी में समानता होगी, इस तरह के देश की उन्होंने कल्पना की थी। लेकिन आज उसका उल्टा चल रहा है। तो ये सारी जो नेगेटिव घटनाएं हैं उसको देख करके हमेशा लेखक को ये जो शीर्षक है, इसीलिए उसका शीर्षक का नाम रखे हैं क्या निराश हुआ जाए। क्यों? ये सारी चीज जब हम देखते हैं तो हमको क्या लगता है, निराशा आ जाती है, नहीं कि ऐसा देश हो गया है कि उसमें बहुत सारी खराबियां ही हैं। फिर वही चीज आ रहा है कि हम लोग को खराबी ज्यादा दिखती है, अच्छाई कम। जो चीज नेगेटिव जो है वो चीज हमको दिख रहा है, लेखक को भी दिख रहा है, लेकिन जो इसकी अच्छाई अभी भी है वो लेखक को अभी नहीं दिख रही, हो सकता आगे जाके दिखे, तो उसको भी वर्णन करेंगे वो। फिर बता रहे हैं आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया है? क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब बता रहे हैं कि जो भारत है यहाँ पे आर्य और द्रविड़ 2 जातियां थी। आर्य जो थे जिनसे हमारा भारत में जो आज के जो लोग हैं वो आर्य के, हमारे जो पूर्वज है वो आर्य थे, मध्य पश्चिम भारत से, मध्य एशिया से आए थे और भारत में बसे थे, इसीलिए भारत का नाम आर्यवर्त भी है। आर्यवर्त है ना। द्रविड़ भी एक समुदाय थी, दक्षिण भारत में है, वहाँ उनकी जाति जैसे हिंदू मुस्लिम होती है ना, उस तरह से आर्य और द्रविड़ थे।
तो द्रविड़ उस समय की जाति थी, वो दक्षिण भारत में है। उसका हिंदू और मुसलमान, यहाँ क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों रहे, दोनों की संस्कृति सभ्यता विकास हुआ। यूरोपीय और भारतीय, मतलब यूरोपीय भारतीय कैसे कहा कि जो भारत की संस्कृति सभ्यता पहले से चले आए थे, आर्यों की, हिंदू धर्म की, उसके साथ साथ जो अंग्रेज आए भारत में, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तो उनकी भी चीजों को यहाँ हम अपनाए और उसको अपनी संस्कृति में लाए। तो ये सारी संस्कृतियां जो थी सबके मिलन हुआ, मतलब मिलन, मानव महासमुद्र, मतलब ये जो भारत है, यहाँ के लोग सभी सभ्यताओं को मिक्सचर है। ये नहीं कि कोई एक सभ्यता, जैसे बहुत सारी कंट्री मुस्लिम कंट्री, वहाँ से मुस्लिम सभ्यता अपनाई जाती है, ईसाई कंट्री वहाँ से ईसाइयों की जो सभ्यता है, यूरोपीय सभ्यता, उसको मानी जाती है। लेकिन भारत में यूरोपीय भी है, हिंदुस्तानी भी है, मुस्लिम सभ्यता भी है, इस्लामी सभ्यता भी है, द्रविड़ सभ्यता भी है, आर्य सभ्यता भी, सारी चीज है। तो सब मिल करके भारत देश बना। तो ये बोला है कि मेरा मन कहता है, लेखक का मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा जो महान व्यक्ति हैं भारत के, देश के, उनके सपनों का भारत इतना खराब नहीं हो सकता। ये जो है भारत पहले था, भारत उनके सपना जो था वो आज भी है और आगे भी जाकर के वही भारत रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे संस्कृति सभ्यता का मिश्रण है ना? समझ रहे? अगला आप पढ़िए। यह सही है, यह सही है कि माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल बुरों और बेवक लोगों के हिस्से पर है, बेबस लोगों के हिस्से पर ही है। ऐसे स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। उससे पहले क्या बताया कि जो भारत देश से, भारत के महान व्यक्तियों का देश से, यहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है वो हम नहीं मान सकते कि इतना जल्दी खत्म होगा, अभी भी बचे रहा है। हाँ, अब अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि अभी कुछ ऐसा माहौल बन गया है, आज के समय में कुछ ऐसा स्थिति हो गया है जिससे हमको लगता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है, वो सारे लोगों की जीविका, मतलब क्या होता है, जीवन यापन, है ना? समझ रहे ना? जीविका का मतलब क्या होता है, जीवन यापन, रोजी रोटी जिसको हम बोलते हैं, जीवन यापन चलाने में वाले जो ईमानदारी से जो कर रहे हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, भोले, निरीह मतलब क्या हुआ, जो कमजोर है, वही लोग आज ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनके घर में सही से खाने भी नहीं जुट रहे हैं, उनके घर मिट्टी के हैं या फिर बहुत छोटे हैं, कम जमीन है, पढ़ाई के लिए मतलब बहुत सारे साधनों का अभाव है। लेकिन और दूसरा तरफ ये है कि जो झूठ से, बेईमानी से जो अपना रोजगार कर रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, अच्छे अच्छे साधन है, अच्छे अच्छे वो कपड़े हैं, खाने की चीज है। ये बात सही है कि ऐसा चीज हो रहा है, जो अच्छे से कर रहा है उसको कष्ट हो रहा है और जो बुराई कर रहा है उसको लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, सुख मिल रहा है। सच ये क्या है, ईमानदारी को क्या माना जाता है, मूर्खता माना जाता है। मूर्खता का पर्याय मतलब मूर्ख जो होता है वही लोग ईमानदार होता है, और जो लोग विद्वान होते हैं वो लोग ईमानदार नहीं, बेईमान होते हैं, ऐसा समझा जाता है। लोग कहते हैं, अब जो कहीं घूस नहीं देता है ये सब तो ऐसी है, घूस के बिना काम चलेगा, ऐसा लोग उसको कहते हैं, ये तो अच्छा आदमी नहीं है। उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं जो अफसर होते हैं कि हमको कमा के नहीं देगा ये घूस लेके, तो क्या करते हैं, उसको परेशान करते हैं लोग। फिर क्या है, आप बता रहे जो सच्चाई है वो किसके लिए है, भीरू और बेबस। भीरू मतलब होता कमजोर, बेबस मतलब कमजोर। वैसे व्यक्ति जो कि कमजोर है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी तरह से कमजोर है, सामाजिक रूप से, वही लोग सच्चाई का काम करते हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं वो लोग सच्चाई उनके लिए नहीं है, उनके लिए क्या है, बेईमानी है, झूठ है, ये सारे क्या है उनके लिए बने हुए। और सच्चाई वगैरह किसका ठेका लिया हुआ है, जो कमजोर व्यक्ति है, नीचे तबका के व्यक्ति, वो सारे क्या लिए हुए, अच्छाई का ठेका लिए हुए। ऐसी स्थिति जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। कह रहे हैं कि ये सारी जो स्थिति देखते हैं, ईमानदार लोग, सच्चे लोगों को कष्ट होता है, और जो बेईमान है, जो झूठे लोग हैं, उनको
या अच्छा है, उनके लाभ होता है, सुख मिलता है, तो ये सब चीज देख करके लोगों को लगता है कि इस जीवन में कुछ नहीं है। हम लोगों को भी झूठ पे आ जाना चाहिए, जो ईमानदारी छोड़ देना चाहिए, बेईमानी करने लगना चाहिए, ऐसा लोगों को लगने लगता है। उस पर जो आस्था है, मतलब विश्वास है, वो डगमगाया लगता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जब नया नया जॉब में जाता है, अफसर बनता है, तो उसमें वो घूस नहीं लेता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि धीरे धीरे उसको घूस लेने पे मजबूर करता है। घूस नहीं लेता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसको ऐसे जगह भेज दिया जहाँ उसका कोई काम नहीं, उसका जो पद है उसके रिलेटेड उसका काम नहीं है। अब से कोई डीएम बन के गया, आईएएस है, उसको बना क्या दिया गया, किसी मंत्री जी का चपरासी, मतलब चपरासी मतलब असिस्टेंट। अब मंत्री जी का फाइल ढो रहा हो, उसके लिए थोड़ी आईएएस बना था वो। उसका क्या था कि जो समाज है उसका सेवा करना था। समाज की सेवा कैसे कर सकता है, जब समाज के बीच में रहेगा, फील्ड में रहेगा, डीएम बन के रहेगा, एसडीओ बन के रहेगा, एसपी बन के रहेगा, तब वो समाज का सेवा कर सकता है, समाज के बीच में रहेगा। आप मुख्यमंत्री जी के साथ है, विधायक जी का अनपढ़ विधायक है, उसके साथ लगा देगा तो उसका कोई यूज है? तो ऐसी जगह पे, या फिर कहीं ऐसे भेजा जहाँ ऑफिसर भेज दिया गया, वहाँ कोई काम नहीं। अब आईएएस है, वो समाज को सबको देख रहा है, सभी विभाग को देख रहा है, तो उसको भेज दिया गया रोड विभाग में कि आप ऑफिस में जाके बैठिए। अब रोड विभाग के क्या काम है? उसको भेज दिया गया वन विभाग में। अब बिहार में वन ही नहीं तो विभाग में करेंगे कुछ चीज। अब जैसे नालंदा जिला वन विभाग में भेजे, नालंदा जिला में वन है, देखे हैं कहीं छोटा मोटा बहुत सारे कुछ एरिया में है जंगल वगैरह, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से नहीं है। तो उस विभाग में क्या काम है? कोई काम नहीं है, तो इससे भेज दिया जाता है कि वो वहाँ पड़े रहे, सड़ते रहे, उनको प्रमोशन वगैरह भी नहीं होता। तो लोग का क्या होता है, आस्था हिलने लगता है कि नहीं अब हमको भी सब चीज करेंगे तभी हमारा विकास हो पाएगा, हम जो चीज चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज देख के क्या होता है, लोग निराश होने लगते हैं। वही उनका सवाल है ये कि क्या निराश हुआ जाए? इस समाज में जो चीज घटनाएं घट रही है उसको देख करके हमको निराश होना चाहिए, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। समझ में आया? चलिए आप लोग बता दीजिए, बाकी जो है कहानी वो हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आप लोग बता दीजिए कि लेखक जो है वो कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कैसी कहानियां लिखते हैं? सामाजिक कहानी। सामाजिक कहानी जिसमें समाज में के जागरूकता फैले, है ना? जो हमारी कहानी है क्या निराश हुआ जाए, अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें आपको क्या लगता है, उसके हिसाब से आपको क्या दिखा कि समाज कैसा है? समाज अभी तक गंदा ही दिखाया है। हाँ, लेखक ने अभी तक जो भी चीजें दिखाई हैं उसमें समाज की सिर्फ बुराइयों को बताया है। बीच में कुछ अच्छाई बताई कि जो हमारे जो पूर्वज थे, महान व्यक्ति थे, उन्होंने अच्छे समाज की कल्पना की थी और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा देश अच्छा था और अच्छा ही रहेगा। लेकिन अभी का जो समय, इस समय कुछ बहुत सारी बुराइयां हैं। अच्छा, लेखक ने सच्चाई को कैसे व्यक्ति का गहना माना, मतलब के हिस्से माना है? सच्चाई किसके लिए है? लेखक सच्चाई बेबस लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए, बेबस लोगों के लिए। अच्छा, ईमानदार व्यक्ति को क्या समझा जाता है? बेवकूफ, मूर्ख समझा जाता है कि जो मूर्ख है वही ईमानदार है, जो अच्छा, जो विद्वान है वो, जो चालाक है वो ईमानदार नहीं, ऐसा समझा जाता है ना? ऐसे इसमें कुछ महान व्यक्तियों का भी चर्चा किया इन्होंने, उन किसी का नाम बता सकते हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय। हम आपको बताए थे मदन मोहन मालवीय एक संस्थान की स्थापना किए थे, यूनिवर्सिटी का, कुछ याद है? बताइए, अगर याद, हाँ बताइए क्या चीज? कि मदन मोहन मालवीय ने किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हाँ बोलिए, सही है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। समझ गया? कोई दिक्कत? चलिए, अब आप बताइए कि जितना हम पढ़े उसके आधार पे कुछ आप लोगों को प्रश्न बना के लाना है। पूरा कहानी पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका जवाब चेंज भी हो जाए, लेकिन जितना पढ़े उसके आधार पे आपको बताना है। लेखक ने पाठ का शीर्षक क्या मेरा हुआ जाए क्यों रखा?
है ना। और क्वेश्चन एक मिनट दे रहा है। आपके सपनों का भारत। आप भी बच्चे हैं, आप भी लोग आगे आगे बड़े होंगे। तो लेखक कह रहा है, पूछ रहा है, आप अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपके जैसे वो भारत जो था किनके सपनों का था? गांधी, तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके सपनों का भारत। तो आपके हिसाब से भारत कैसा होना चाहिए? लिख के लाएंगे। हाँ, आपके सपनों का भारत देख बाद में कॉपी कैसा होना चाहिए, इसको लिखना है, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। हो गया? Yes. थैंक यू।